वेलकम टू क्लास नंबर 7। नंबर सिस्टम में आज अपने को दो टॉपिक देखना है। एक तो HCF LCM और अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे। सबसे पहले अगर HCF LCM की बात करें तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर दो नंबर में लिखूं कैपिटल A और कैपिटल B, तो सबसे पहली चीज जो अपने को समझनी है, इनके बीच में मान के चलें कि अगर कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो अगर मैं यहाँ पे इसको किस फॉर्मेट में लिख लें, स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और b वाले का लिख लें b और x। x दोनों में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमेशा ये जो बचा हुआ a और b रहेगा, ये जो बचा हुआ a और b रहेगा, ये आपस में हमेशा क्या रहेगा? को प्राइम। a और b आपस में फिर हो जाएगा को प्राइम, क्योंकि जो भी कॉमन निकलता होगा वो सब कुछ आपने इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दे दिया। अब उनके पास और आपस में कुछ कॉमन निकालने को बचा नहीं, तो ए और बी फिर बन जाएंगे यहाँ पे को प्राइम। ये हो गई पहली चीज। दूसरा अगर यहाँ पे बात करें, हाँ मन नमस्कार। दूसरा अगर बात करें तो कोई भी नंबर्स होंगे उनका HCF मल्टीप्लाई बाय LCM हमेशा बराबर होगा दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A इंटू बी। तीसरी प्रॉपर्टी, जो भी नंबर्स हैं अगर उनके LCM और HCF को मैं डिवाइड करूं तो हमेशा मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा। जो क्वोशंट आएगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब इसमें HCF के सारे फैक्टर्स होते हैं LCM के अंदर, तभी वो अपने को नेचुरल नंबर देगा। चौथा, अगर जो भी नंबर्स हैं उनका समेशन देखूं और उनका LCM देखूं, और सम और LCM का मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं, तो वो मुझे उन नंबर्स का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे देगा। बस ये चार चीजें अपने को समझनी है। ए और बी अपने दो नंबर थे, इनमें जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता होगा उसको हमने x बोल दिया। बचा हुआ जो a और b है वो आपस में होंगे हमेशा को प्राइम। दूसरा, HCF और LCM जो भी नंबर्स है वो बराबर होगा उनके मल्टीप्लीकेशन, नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तीसरा, LCM और HCF जब HCF से इसको डिवाइड करते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है। क्यों नेचुरल नंबर मिलता है? क्योंकि HCF के जितने भी नंबर्स होंगे वो LCM में तो दिखेंगे ही दिखेंगे। और किसी किसी सवाल में ये आखिरी वाली प्रॉपर्टी लगती है कि सम और LCM का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम किसी तरह से निकाल लें, कई बार क्या होता है सवाल में सम दिया रहता है और LCM दिया रहता है और बाकी की चीजें पूछी होती हैं, तो सम और LCM का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, वही उन नंबर्स का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। थ्योरी के नाम पे HCF LCM में बस इतना ही करना है, बाकी तो फिर इसके सवाल आते हैं जो प्रीवियस ईयर और तमाम जगह पे दिखेंगे। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं एपी और जीपी की भी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन्हीं से हर बार सवाल बनते रहते हैं तो वो अपने को पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बताते चलो। नहीं नहीं, nth टर्म निकालनी है। a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स में से एक घटा देते हैं और d होता है इसमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जैसे कोई भी एपी अगर लिख के देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या चल रहा है? प्रोग्रेशन में चल रहा है, और यहाँ पे ये जो गैप होता है ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस डी। ये हमेशा सेम होता है। ये तो nth टर्म थी। समेशन का दूसरा आता है फॉर्मूला n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। सही है, इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं n/2 एज इट इज। ये यहां से 2a को a अलग कर दो, दूसरा अलग कर दो, तो ये बन जाएगा अपना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2
इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या तो nth टर्म निकालने को मिलेगी या समेशन ऑफ नंबर्स निकालने को मिलेंगे। दूसरा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज़ और, जो हम लोगों ने एलिगेशन सीखा था, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जम के लगता है। क्यों लगता है? जैसे यहाँ पे आप देखो 2 4 6 8 10, हमेशा यहाँ पे गैप जो है ना वो सेम चल रहा होता है नंबर्स के बीच में। तो मान लो ये वाला नंबर दिया है और ये वाला नंबर दिया है, और बीच में से कोई भी निकालने को अपने को दे, तो अपन निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस बताओ तो अपन इजीली उसको फिर निकाल सकते हैं। तो अभी सवाल देखेंगे, बहुत सारे रहेंगे उसमें, कि किस तरह से हम लोग इसमें अपना वेटेड एवरेज या फिर एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, एलिगेशन की स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। अरिथमेटिक के फॉर्मूले सारे हो गए, अब देख लेते हैं ज्योमेट्रिक के। नया पेज ले लें यहाँ पे। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें जो nth टर्म होती है वो क्या लिखी जाती है? ए आर का पावर n -1 है ना, ये पावर जो है कि केवल r के ऊपर है, a इंटू कर देते हैं, a इंटू आर की पावर n-1। अब यहाँ पे r क्या होता है? a तो अपने को पता है फर्स्ट टर्म है, n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। कॉमन रेशो चलता है, कोई भी एक सिंपल सा अगर अपन देख लें तो अगर 2 से स्टार्ट कर दें और कॉमन रेशो r जो है वो 2 की वैल्यू मतलब 2 है, तो यहाँ पे अगला नंबर हो जाएगा 4, फिर अगला इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16। तो यहाँ पे तो r की वैल्यू अपन ले रहे थे 2, हो सकता है कि r की वैल्यू 1/2 भी हो जाए। r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है। तो इस 2 को हम 1/2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, तो वो घटते क्रम में अपनी सीरीज बन जाएगी। तो दोनों तरह से पॉसिबल है। समेशन की बात करें, समेशन का फॉर्मूला a r का पावर n-1, ये -1 पावर में नहीं है, हाँ अलग से -1 डिवाइडेड बाय r-1। ये किस कंडीशन के लिए है? जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब इसको उल्टा करके लिख देंगे 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। ये कब? जब r की वैल्यू 1 से कम थी। अब इसी में कम वाले में क्या होता है? जब वो इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है तब। इनफाइनाइट सीरीज के लिए जब r की वैल्यू कम होती है, ये एज इट इज हो जाएगा। r चूंकि 1 से छोटा है तो उसकी पावर बढ़ा देंगे तो वो तो बहुत एकदम मिनिमम जैसा नंबर आएगा, तो यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 को हटा दें, यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 1 - r। ये अपने बेसिक फॉर्मूले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, फॉर्मूले एचसीएफ एलसीएम के कुछ यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट, एपी और जीपी के फॉर्मूले। अब इन पे बेस अपने को सवाल देखने। क्वेश्चन नंबर 101, दो नंबर्स का सम दिया है, उनका एलसीएम दिया है, बड़ा वाला नंबर बताना है। कितना निकलेगा? अमन कह रहा है 60। दो नंबर्स हैं, उनका सम अपने को दिया हुआ है और यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है। तो या तो जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी थी कि जब समेशन और एलसीएम दिया हो तो वहाँ से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर देखें दो नंबर्स की बात हो रही है, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ax प्लस bx, बड़ी संख्या, आप कह रहे हो 72 होगी, चेक कर लेते हैं। तो दो नंबर्स का समेशन अपने को 132 दिया हुआ है और एलसीएम उनका 360 है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम के लिए मैं क्या लिखूँ ए बी और एक्स की टर्म्स में?
ए होगा, बी होगा और एक्स मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ये बराबर होगा 360 के। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को अगर डिवाइड कर दें, ये अपने को देगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। एक्स तो सब कुछ कट जाएगा। यहाँ पर देखें तो 12 × 11 होता है ये 132, मतलब 12 से डिवाइड होकर यहाँ पे 11 दे देगा और यहाँ पे मुझे 30 दे देगा। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम नंबर गैस कर सकते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि ए की वैल्यू अपने 11 बनाना है समेशन, तो 6, और बी की वैल्यू अगर 5 कर दें तो 11 बन जाएगा, और 6 5 30, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सब कुछ यहाँ पे अपने को मिल गया, ए और बी मिल गया, एक्स अपने को बस निकाल लेना एक बार। इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी, 12। तो बड़ा वाला नंबर पूछा है उन्होंने, तो 6 और 12 अपने को 72 बना के देगा। छोटा वाला नंबर हो जाता 60, तो 72 + 60 132 हो जाता। एलसीएम भी उनका 360 आता। दो नंबर्स का सम दिया है, उनका एचसीएफ दिया है, कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर का चक्कर आ जाएगा, तो मान के चलेंगे कि अनऑर्डर्ड। अमर कह रहा है दो दो पॉसिबिलिटी है। दोनों नंबर, अगर नंबर्स को अपन देखें तो ए एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है 42। अब एच सी एफ एक्स और एक्स की वैल्यू जो है वो 6 दे रखा है, मतलब ए प्लस बी जो है उसका समेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 7। अब वैल्यूज देख लो, ए और बी में क्या क्या डाल के अपन 7 बना सकते हैं। ए को अगर मैं 1 बना दूं तो बी को 6 बना सकता हूँ, 7 दे देगा वो। इसको अगर मैं 2 कर दूं तो इसको 5 कर सकता हूँ, ये भी 7 दे देगा। 3 और 4 ये भी मुझे 7 दे देगा। इसके बाद 4 3 कर देंगे तो बात एक ही हो जाएगी, नंबर पलट के आप लिख रहे हो। तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। एक अमर आपसे मिस हो गई थी कहीं पे, 25 मिस हो गया था। एक 103, पी एक नंबर है, क्यू एक नंबर है और आर तीसरा नंबर है। इनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, आर की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो सब कुछ प्राइम फैक्टराइज करके दिया हुआ है, तो दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा पड़ेगा इसमें, बस सही से करना है इसको। हमारा कह रहा है ऑप्शन ए ना, पी क्यू और आर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 × 3 आ रहा है, मतलब आर में भी 2 × 3 तो दिखेगा ही दिखेगा मिनिमम, क्योंकि एच सी एफ है तो सब में कॉमन होता है हर नंबर में, तो आर में ये तो होगा ही होगा। और भी क्या कुछ हो सकता है वो अपने को देखना पड़ेगा। अब इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी पावर्स देखते चलते हैं। तो 2 की पावर 2 आ रही है, कहीं पर आ रही है क्या 2 की पावर 2, पी में आ रही है, तो वो अपना टेक केयर कर लेगा। आर को कुछ करने की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपने को निकालना है मिनिमम, लोएस्ट पॉसिबल। हाईएस्ट पॉसिबल होता तो इसको अपन एलसीएम के बराबर बना डालते हैं, झंझट ही खत्म हो जाता। पर अपने को निकालना है लोएस्ट पॉसिबल। तो 2 की ये वाली जो पावर है, ये तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गई। 3 की बात करें तो 3 की पावर 3 आनी चाहिए एलसीएम में। पी में कितनी आ रही है, केवल 1 पावर आ रही है। क्यू में कितनी आ रही है, केवल 2 पावर आ रही है। तो ये 3 पावर आ कहाँ से रही होगी, आर से आ रही होगी। मतलब आर पे 3 की पावर 3 होनी चाहिए, तभी तो ओवरऑल सबका एलसीएम में 3 की पावर 3 आएगी। अब 5 की बात कर लें, 5 की पावर 5 यहाँ पे आनी चाहिए।
तो P में ऑलरेडी आ रही है 5 की पावर, तो R को अपने साथ 5 लाने की जरूरत खत्म हो गई, तो R की वैल्यू यही होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये HCF में लॉजिकल जैसे सवाल हो जाते हैं, है आसान पर थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ता है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बनाना है, बाकी नंबर्स में ये सारी पावर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है तो फिर आर को वो सब कुछ करना पड़ेगा। क्लियर है? ये सब तमाम सवाल हर बार आते हैं। खबर ने देखती बता दिया 122। तो छोटा नंबर जिसे 5 6 8 से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर 2 आए। 5 6 और 8 का क्या करेंगे? अमन भी कह रहा है 122। 5 6 8 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो 5 8 जा 40, दो तो आ गया, तीन और ले लो मतलब 120, तो एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें ये दो को कैसे एडजस्ट करें? +2 कर देंगे बस, कि 120 जो रहेगा वो तो पूरा हर बार डिवाइड हो जाएगा, दो रहेगा बस वही अपने को बार बार रिमाइंडर देगा, चाहे 5 से डिवाइड करो, चाहे 6 से करो, चाहे 8 से करो। ऑप्शन नंबर ए। इसी में एक वेरिएशन, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। कौन सा ऑप्शन है? बी। अमर कह रहा है ऑप्शन बी, 962। अगर जैसा पिछला सवाल था तो 5 6 8 का उसने पूछा था कि लोएस्ट पॉसिबल कौन सा नंबर होगा जो कि पूरी तरह से डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम होगा, वही डिविजिबल होगा, मतलब 120। ये तो वो छोटा सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर जो कि पूरी तरह से डिविजिबल है। मुझे चाहिए यार कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो इस 120 के मैं मल्टीपल्स में काम करता चलूंगा। 120 डिवाइड होगा इन सबसे तो 120 का मल्टीपल भी फिर डिवाइड होगा। तो हाईएस्ट कितना जा सकते हैं? 3 डिजिट चाहिए, मतलब 1000 से तो अपने को कम रहना है, और 12 के मल्टीपल में 96 आता है, तो अगर इसका मल्टीपल देखें तो 960, इसके ऊपर 120 जोड़ देंगे तो 4 डिजिट बना देगा, तो ये है सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लेकिन अपने को चाहिए हर बार रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो 960 तो पूरी तरह से डिविजिबल होगा, इसमें अब 2 जोड़ दो, तो हर बार ये नंबर्स इसको डिवाइड करके 2 ही रिमाइंडर देंगे, 962। एक ऊपर वाले सवाल का जस्ट एक वेरिएशन। अब अलग अलग रिमाइंडर आते हैं तब क्या होता है? अमर कह रहा है 117। ये बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड सवाल है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, देखते हैं कि कॉमन रिमाइंडर था तो वो तो टाइप ऊपर कवर कर लिया, जब अलग अलग रिमाइंडर आता है तो 5 और 2 में डिफरेंस देखें तो 3 का है, 6 और 3 में देखें तो डिफरेंस 3 का है, 8 और 5 में देखें तो भी डिफरेंस 3 का है, मतलब यहाँ पे काम आ रहा है अपना नेगेटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पे अब ऊपर क्या हो रहा था, +2 में काम कर रहा था, यहाँ पे अब -3 में काम करेंगे। तो एलसीएम तो वैसे ही लेंगे, 5 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 120, और इसमें सबकी बारी 3 घटा देंगे, अपना आंसर हो जाएगा 117।
तो 117 को 5 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा, 6 से करोगे 3 आएगा, 8 से करोगे 5 आएगा। तो जब रिमाइंडर अलग अलग हो जाते हैं तो इनका डिफरेंस सेम रहता है, तो वहाँ नेगेटिव रिमाइंडर लेके एलसीएम में से उतना अपने को अब घटा देना है। अमन आपको क्लियर है? 107 लार्जेस्ट नंबर जो कि इनको डिवाइड करता है और 3 रिमाइंडर देता है हर बार। और कह रहा है 16। कैसे देखते हैं इस टाइप को? डायरेक्ट चेक कर लिया। अच्छा, डायरेक्ट हाँ, छोटे नंबर से तो कर लिया, कई बार बड़े तीन तीन चार चार डिजिट के हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो करने का तरीका देखो, हर बार अपने को क्या चाहिए, अब की बार पूछा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करके 3 रिमाइंडर हर बार दे। तो 3 रिमाइंडर हर बार दे रहा है, मतलब अगर मैं देखूं तो 147 में से 3 घटा दूं तो 144, इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा होगा। 179 में से 3 घटा दूं तो 176, ये भी उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होगा। और 195 में से 3 घटा दूं तो 190। ये 3 वो नंबर हैं जो कि उस लार्जेस्ट नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं। ऐसा नंबर क्या होता है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही ऐसा नंबर होगा जो कि तीनों को डिवाइड कर पाएगा। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एचसीएफ लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे? 144, 176, 192 का हम डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकालेंगे, हमेशा जो भी एचसीएफ होगा उनके इनका हम लोग गैप चेक करते हैं। इसका हम लोग गैप चेक करते हैं। अब 144 से 192 बड़ा गैप है तो वो अपने को नहीं चाहिए, सबसे छोटा गैप जो अपने को दे उसको कंसिडर करेंगे। 176 में से 144 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। इनके बीच में 32 का गैप है, और इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ पे ये अपने को देगा 6 और ये हो जाएगा अपना 1। इनके बीच में 16 का गैप है। 144 और 192 में तो और बड़ा होगा, तो बड़े गैप अपने को नहीं चाहिए, अपने को छोटा वाला चाहिए। तो 32 और 16 में से भी छोटा है अपना 16। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो या तो 16 होगा या 16 का कोई फैक्टर होगा। हाँ, मल्टीपल में नहीं जाएंगे, या तो उसका 16 होगा या फिर 16 का फैक्टर होगा। यहाँ पे थोड़ा अपने को बस चेक करना पड़ता है। तो पहले इसको चेक करेंगे 16 से। 144 तो जाता है 9 बार, अपने को अच्छी तरह से पता है। 176 ये 11 बार हो जाएगा। और 192 ये भी 16 के टेबल में आता है ना, ये हो जाएगा 32, 2 बार चला जाएगा, 12 बार। मतलब 16 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो वही अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर 16 इनको ना डिवाइड कर पा रहा होता तो फिर 16 का हम नीचे वाला फैक्टर देखते दूसरा, उससे फिर हाँ, उससे फिर हम डिवाइड करके देखते, वो सेटिस्फाई कर जाता तो वो आंसर हो जाता। तो बड़ा नंबर नहीं देखना है, छोटा नंबर देखना है। वही छोटा नंबर या तो एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर इन नंबर्स का एचसीएफ होगा। क्लियर है? 108। अब वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे। ऊपर वाले सवाल को ही रिफ्रेश करके लिख दिया है। रिमाइंडर सेम देता मतलब हम ऐसा नंबर निकालना चाहेंगे जो पहले तो पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो रिमाइंडर क्या है अपने को नहीं पता, मान लेते हैं कि रिमाइंडर जो है वो x था।
तो जो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होंगे वो हो जाएगा 145 में से वो रिमाइंडर घटा दो, ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा। 177 में से वो नंबर घटा दो, रिमाइंडर घटा दो, ये भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। और 193 में से भी वो रिमाइंडर घटा दो। अब ये जो तीन नंबर अपने को मिले हैं, ये जो भी लार्जेस्ट नंबर है उससे पूरी तरह से डिविजिबल है। इनका आपस में गैप निकालें जैसा पिछले वाले में कर रहे थे। इन दोनों का गैप कितना निकलेगा? x तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 32। इन दोनों का गैप निकालें, अगेन x कट जाएगा और 16 यहाँ पे आ जाएगा 16। एच है ना, तो HCF वही बात हो गई। HCF क्या होता, ये जो नंबर डिवाइड हो जाते पूरा उनका 16, तो 16 ही इनसे डिवाइड होके x जो है वो रिमाइंडर देता है। x चाहे जो होता, x चाहे जो भी होता, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर फंस जाते हैं। वो इस वाले में तो नहीं देगा, ऊपर वाले सवाल में भले ही दे सकता है क्योंकि यहाँ पे अपने को x नहीं पता है इसलिए, या फिर अपने को उसको फिजिकली चेक करना पड़ता है डिवाइड करके कि 16 से देखो, पर वो x क्या होता है, वो अपना बचा हुआ पार्ट रहता है। जैसे यहाँ पे देखें तो 1 - x रिमाइंडर होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। यहाँ पे सब जगह सेम आ रहा है, 1 - x ही रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो कि ABC से डिविजिबल हो। अगर इस सवाल में मैं सिर्फ इतना पूछूं कि ऐसा नंबर बता दो जो इन तीनों नंबरों से डिविजिबल होता, तो वो क्या होता? आप कह रहे हो ऑप्शन ए। देखो ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट कैसे होंगे? एक तो उन्होंने बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 की पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता है ना, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2 की पावर 3, 5, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 3 की पावर 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 5 स्क्वायर होता है, 7 की पावर 1 नहीं होता, तो ये एलिमिनेट हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। बी में देखें तो 4, 6, 2, 7 ये हो सकता है। डी को देखें तो 2, 6, 2 और 2 ये हो सकता है, ये हो सकता है अगर केवल स्क्वायर की टर्म्स में देखें तो जस्ट बाय इस टर्म से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब अगर ABC की बात करूं तो अगर मैं LCM बोलता कि ABC का LCM निकाल दो, तो ये LCM को तो पूरी तरह से डिवाइड करते ही करते। तो एक नंबर तो LCM होता है जिनको ये तीनों डिवाइड करेंगे, तो पहले मैं LCM निकाल लूंगा। तो 2, 3 और 5 और 7 हैं। 2 की पावर हाईएस्ट क्या जा रही है यहाँ पे? LCM में क्या लिखते हैं? 2 नहीं 3 होते ना यहाँ पे, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर 3 जा रही है। फिर है 3 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगी। अगला नंबर है 5 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर है 2। और 7 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है तो 1। तो ये तो वो नंबर है LCM मेरे पास जो कि ABC से पूरी तरह से डिवाइड होता, पर मुझे चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो जहां जहां पे भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको बना दो। तो 2 के पास 3 था, एक इसको और दे दो 4। 3 के पास 5 है, 5 तो अपना ऑड है, तो इसको 6 बना दो ना। LCM से मैं नीचे नहीं जा सकता लेकिन ऊपर तो कितना भी जा सकता हूँ। 5 की पावर 2 है तो 2 रहने दो, 7 की पावर 1 है, इसको 2 बना दो। ये वो नंबर होता स्मॉलेस्ट। 2 की पावर 4, 6, 2 और 7, ऑप्शन नंबर बी। इसको समझने में प्रॉब्लम आई क्या किसी स्टेप पे?
सबसे पहले ऐसा नंबर निकाला जो पूरी तरह से इनसे डिविजिबल होता तीनों से, तो वो एलसीएम होता है। अब इस एलसीएम में मैंने देखा यार ये पावर तो और आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे नहीं, तो इसको अपने को इवन पावर चाहिए, तो 2 को एक और 2 दे दो, 3 को भी एक दे दो, 5 के पास तो है ही स्क्वायर, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 7 के पास एक कम पड़ रहा है उसको भी एक दे दो। ये बन गया अपना मिनी स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि ए बी सी तीनों से डिविजिबल होगा। हमारा आपको क्लियर है? नंबर 10, 110, 110। पीस ऑफ क्लॉथ दिया है 18 मीटर बाय 12 मीटर का, लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर, अमर अमन कह रहा है 6। ऑप्शन सी। कैसे अप्रोच करते हैं इसको? हाँ, पहले 18 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो 18 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 6। 6 ही वो नंबर है जिसके हिसाब से मैं जिसका मैं स्क्वायर यहाँ पे बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे निकालना है लीस्ट नंबर, इसलिए हम 6 निकाल रहे हैं। तो अब इसका टोटल एरिया कितना हो जाता? 18 इंटू 12, जो पूरा कपड़ा है, और इसमें से मुझे स्क्वायर कितने कितने हिस्से के निकालने हैं? 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर से एरिया, एरिया ये एरिया है तो नीचे भी एरिया होगा, वही मुझे नंबर देगा कि कितने स्क्वायर्स हैं। तो ये हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 2 बार, 3 2 6। ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर है? अब अपने एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले सवाल। पहली 8 टर्म्स का सम दिया है इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। पहली 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो इक्वेशन बना देंगे। पहली 8 टर्म्स का हमको सम चाहिए, तो समीशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 8/2 मतलब 4, और 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8 है, तो यहाँ पे 7d लिख देते। ये लिख देते। ये अपने को बराबर दिया है किसके? पहली 12 टर्म्स के, तो 12 टर्म्स के हिसाब से देखें तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 यहाँ पे हो जाएगा, 2a यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 12 टर्म्स है तो यहाँ पे 11d, 11d इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स? इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे हो जाएगा 2 बार, यहाँ पे हो जाएगा 3 बार, तब ये अपना होगा 4a प्लस 14d इक्वल टू 6a प्लस 33d, 33d। रीअरेंज कर लें, तो इधर बड़े टर्म से सबको राइट हैंड साइड पे ले चलते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा इक्वल टू 2a प्लस, इसमें से अपने को 14 घटाना है, तो ये अपने को देगा 9 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और ये हो गया d। अब ये क्या आया? 2a प्लस 19d ना, इसको 20 टर्म से कुछ रिलेट कर पा रहे हो क्या? है ना, मतलब अगर मैं 20 वाले का समेशन लिखता तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता किससे? 20/2 से। अब इसका जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वही 0 है, तो समेशन भी क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ता है।
क्योंकि अगर अपन सोचें कि हर एक वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी तो वो नहीं मिलेगी। इक्वेशन को सॉल्व करके एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी, उससे अपने को इस 20 वाली को देखना पड़ेगा। और सवाल हमेशा ऐसे ही बनता है कि वो यही वाली टर्म देगा, अदरवाइज निकाल ही नहीं पाएंगे। 112। इसको इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं और एलिगेशन वाली तरीके से भी कर सकते हैं। अमन कह रहा है ऑप्शन बी, अमर कह रहा है ऑप्शन बी। आपने इक्वेशन बना के कर लिया होगा उसको, है ना? अब मैं आपको एलिगेशन वाले तरीके से करके बता देता हूँ। इक्वेशन से तो आप कर ही लोगे। 10th टर्म दी है, 20th टर्म दी है और 19th पूछी है। तो जब मैंने ऊपर एपी बता रहा था तो मैंने लिखा था 2 4 6 8 10 12 ये सब कुछ, तो एक एक क्रम चल रहा होता है, कॉमन डिफरेंस उसमें सेम होता है। उसी चीज़ का हम लोग इसमें फ़ायदा उठा लेते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये 10th टर्म है और यहाँ पर है 28th टर्म, और मुझे निकालनी 19th टर्म। अब जो डी होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो तो सेम चल रहा होता है पूरी एपी में। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे गैप पूछूं डी की टर्म्स में, कितना होता? 9 का डिफरेंस है और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस। उसी तरह से 19 से 28 देखें तो कितना गैप होता? 8 तो नहीं होता ना, 8 यहाँ पे और एक और, मतलब 90। एक चीज देखने को मिल रही है कि 19th टर्म जो है वो बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट बीच में आ रही है। बस अब अपने को 10th टर्म की वैल्यू क्या दी थी, 2। 28th की क्या दी थी, 9। मिडिल टर्म अपने को निकाल लेना है, तो 9 में 2 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 5.5। बिल्कुल वही अपना एलिगेशन वाली बात यहाँ पे चल रही है ना। 113। 12th टर्म दी है, 48th टर्म दी है, 36th पूछी है। एपी माइनस से प्लस जा सकती है, प्लस से माइनस जा सकती है, कैसी भी जा सकती है। अमन कह रहा है 36। अपने से पूछा 36th टर्म, तो मान लो कि यहाँ कहीं पर आएगा। अब वो गैप चेक करें इनके बीच में कितना आता है कॉमन डिफरेंस की टर्म्स में। सेम तो नहीं होगा इसमें। 36 से 12, यहाँ पे 24D का गैप है, और 36 से 48, 12D का गैप है। 12D का गैप है, और वैल्यूज की बात करें तो 12th टर्म जो है वो -10 है, और 48th टर्म जो है वो 62 है। वो 62 है। तो 12 से लेके 48 तक अगर मैं टोटल वैल्यू देखूं यहाँ पे, तो गैप कितना है 12 से लेके 48 वैल्यू की टर्म में। वैल्यू वैल्यू ये 52 नहीं होगा, हमारे गलती कर रहे हो। -10 से 62 आप जा रहे हो। 22, 72, 72 ना। -10 से आप पहले जीरो पे आओगे, फिर 0 से 62 तक जाओगे, मतलब टोटल हो जाएगा 72। तो यहाँ पे 24D और 12D, इसका क्या मतलब, 36D जो, हाँ 36 जो पूरा गैप है मेरा, 36, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं 36 को बार बार 3D लिख रहा हूँ। 36D करस्पॉन्ड करता है किसको, 72 की वैल्यू को।
तो अगर डी की बात करें तो ये अपने को करस्पॉन्ड करेगा 2 को। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो निकाल दो। अगर इस 24 डी की वैल्यू निकाल लें वो कितनी हो जाएगी? 48। तो -10 से आपको 48 आगे जाना है, 38 आ जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। चाहते तो आप 62 में से 12D मतलब 24 माइनस कर लेते, तो भी आप वहीं पे पहुंचते। ये अपना जो एलिगेशन की स्केल सीखी थी वो यहाँ पे भी काम आ रही है। इक्वेशन बना के तो कर ही सकते हैं, पर ये एक दूसरा अल्टरनेट तरीका है, इसमें लिखना थोड़ा सा कम पड़ता है अपने को। हाँ, वो टाइम टेकिंग है, समय बच जाता है अपना। अगला चलें। सम ऑफ 12th टर्म एंड 18th टर्म और फिर सम ऑफ 18th एंड 22। ये थोड़ा सा टफ सवाल है, सब निकालना है 27 और 33 का। थोड़ा सा ईपी के डीप कंसेप्ट का ये सवाल है। ट्वेल्थ टर्म और 18th टर्म, उन दोनों टर्म्स का समेशन जो था वो 15 है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 12 और 18 की जो मिडिल वाली टर्म होती उसकी वैल्यू कितनी होती, तो इसके एग्जैक्ट बीच में कौन सी टर्म होती? टी नंबर 15। 15 इसकी वैल्यू क्या होती? हाँ, जस्ट इसका आधा हो जाता। ऊपर देखा था अपन ने जब मिडिल वैल्यू आ रही पूछी थी तो उन्होंने, तो 7.5। उसी तरह से यहाँ पे बता दो 18 और 22, इससे अपने को क्या मिलता? टर्म नंबर एग्जैक्ट बीच में आता 20, और उसकी वैल्यू क्या होती अगर 19 इनका दोनों का समेशन है तो? उसका आधा, 9.5। 9.5 अपने से उन्होंने पूछा है कि आप 27 और 23 वाले का बता दो। तो अगर मुझे किसी तरीके से T30 पता चल जाए तो उसका मैं डबल कर दूंगा, वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, है ना? बस वही लॉजिक अपने को यहाँ पे लगा देना है। दो टर्म तो अपने को पता ही है, 30 वाली निकाल दो। यहाँ पर है T15, यहाँ पर होगा कहीं पर T30, और यहाँ पर है T20। ये वाला अपना गैप होता 5D का, ये वाला होता 10D का, 10 टाइम्स D का। ये वैल्यू अपने को पता है दोनों के बीच में, T15 7.5 है और T20 9.5 है, तो गैप कितना है बेसिकली? 2 का। यहाँ पे जो वैल्यू में जो गैप होता है वो 2 का होता है। तो 5 अगर 2 को करस्पॉन्ड करता है तो 10 किसको करस्पॉन्ड करता है? 4 को। तो T20 वाली में 4 जोड़ दो, आप 30 पे पहुंच जाओगे। T20 था 9.5, 9.5 में 4 जोड़ देंगे तो अपना आ गया 13.5। ये T30 की वैल्यू है, और उन्होंने पूछा था कि 27 और 33 की क्या होती है। तो अब क्या करें इस 13.5 का डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 27, ऑप्शन नंबर डी। सब उन्होंने उलट पुलट सब करवा लिया अपने से। दो दे के उसके मिडिल वाली पूछ ली, फिर मिडिल वाली दे के फिर उसकी दो समेशन पूछ लिया। तो इस तरह के सवालों में एलिगेशन सबसे फास्ट काम करेगा। इक्वेशन बना लेंगे तो फिर टाइम लगेगा, सॉल्व हो जाएगा पर टाइम लगेगा। 115।
तो आसान हो गया। एप्लीकेशन वाली स्केल की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे गैप है 6D का, और T9 से 16 में गैप है 7D का। वैल्यूज दी हैं अपने को 2 की। तीसरी वाली टर्म है -8, और नाइन्थ वाली है 10। तो यहाँ से देख के बता दो 6D जो है वो कितनी वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा? 18, करेक्ट है ना, क्योंकि -8 से 10 तक जा रहे हैं, तो 0 और फिर 10 और 18, बिल्कुल सही। तो D की वैल्यू अपनी होती 3। तो 7D है, 7D की वैल्यू देख लो 21। तो 10 में आप 21 जोड़ दो, 16 पे पहुंच जाओगे। सही है। 116। What is the sum of first 12 terms? थर्ड टर्म दी है, सिक्स्थ टर्म दी है। अब यहाँ पे अपने को ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी पड़ेगी, तो उसको इक्वेशन बना के कर लेंगे। थर्ड टर्म है मतलब ए प्लस 2D की वैल्यू दी है -13। सिक्स्थ टर्म है मतलब ए प्लस 5D की वैल्यू दी है -4। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी वाली में से अगर मैं पहले पहली वाली घटा दूं तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा अपना 3 टाइम्स डी बराबर हो जाएगा 9। तो डी की वैल्यू अपने को मिल गई यहाँ से 3। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पहली वाली में अगर पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 उस तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, मतलब ए की जो वैल्यू है वो अपने को मिल जाएगी -19। तो डी भी मिल गया, ए भी मिल गया, और एन तो अपने को पता ही है 12 टर्म्स है, तो बस अब समेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। 12 टर्म्स हैं तो n/2 करना है, मतलब 6 ब्रैकेट में 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म, मतलब 19 का डबल करना है, -19 का डबल करना है, तो -38 प्लस 12 टर्म्स है तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय डी, कॉमन डिफरेंस। अमन थोड़ा सा आपके यहाँ से नॉइस आ रहा है। रेडियो चालू है क्या? इसको सॉल्व कर लेंगे ना। 33 हो गया, यहाँ पे 38 है मतलब -5, और 6 मतलब -30। ऑप्शन नंबर सी। हमारा आपको डाउट है कुछ? ठीक। अब थोड़ा सा जीपी वाले सवाल देख लेते हैं। सेवन्थ टर्म दी है 8 गुना है फोर्थ टर्म के। पहली टर्म क्या होगी अगर पांचवी टर्म 48 है? इक्वेशन लिख लेंगे इसमें तो।
हमारा कह रहा है ऑप्शन सी, पहली टर्म 3। सेवंथ टर्म है जीपी की, मतलब ए आर की पावर होगी यहाँ पे, सेवंथ है तो 6, ये बराबर है 8 इंटू फोर्थ टर्म, तो ए इंटू आर की पावर चौथी टर्म है तो 3। ए से ए कट गया, आर की पावर 3 है, यहाँ पे 6 है, मतलब आर की पावर 3 बराबर हो जाएगा 8 के, और ये जो आर था इसकी वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू 2 मिल गई। एक चीज़ उन्होंने और दी है कि फिफ्थ टर्म जो है वो 48 है, तो फिफ्थ टर्म क्या होती, ए आर टू द पावर 4, ये अपने को बराबर दी है 48 के। आर की वैल्यू 2 अपने को पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे, फोर्थ पावर कितनी होती है 16, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाती 3, ए ही होती है अपनी फर्स्ट टर्म, तो वही अपना आंसर हो जाता। तो सिंपल इक्वेशन बेस है। 118। फाइंड द सम ऑफ सीरीज 9, 99, 999 अप टू 100 टर्म्स। ऑप्शन में सब जगह 10 की पावर आ रही है, मतलब इसको मुझे कुछ करके 10 में कन्वर्ट करना है इस सीरीज को। 999, 999, 4 बार 9 और ऐसे होता जाएगा, 100 बार 9 आखिरी में लिखा होगा। 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 - 1। 99 को लिख सकते हैं 10² - 1। 999 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब -1। बस इस चीज़ को अपन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अगर इसको देखें तो इसको लिख और कैसे लिख सकते थे कि 10 की पावर 1 -1, ये 9 हो जाता, समेशन निकालना है, प्लस हो जाएगा 10 की पावर 2 - 1 99 हो जाता, प्लस 10 की पावर 3 - 1 999 हो जाता। ऐसे अपना चलता रहता। आखिरी में क्या लिखता मैं, 10 की पावर, पहली टर्म पे 1 लिख रहे हो, दूसरी पे 2 लिख रहे हो, तो 100वीं पे क्या लिखते हैं, 100 -1। ये बन गई मेरी पूरी सीरीज। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है जीपी, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख लूँ कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 10 की पावर 100, माइनस कितनी बार एक माइनस यहाँ पे 1 आ रहा है, 100 टर्म्स है तो 100 बार आएगा, -100 लिख देते। अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये अपना क्या बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आर की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 10 से बढ़ता जा रहा है, करेक्ट है, तो इसका समेशन लिख दो यहाँ पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में समेशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म ब्रैकेट, आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 10 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100 -1 डिवाइडेड बाय 10 - 1, और ये -100 बाहर लिखा ही हुआ है। इसी को बस सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में ले आना है, तो 9 तो नीचे बन ही रहा है, 10 की पावर देखें तो एक अंदर लेना है, मतलब ये हो जाएगा 101, और यहाँ पे 100 माइनस का है, उसमें 10 और जोड़ देंगे, मतलब 10 की पावर 101 तो दिख रही है, पहले वाले में ही दिख रहा है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 900 बन जाएगा, और 10 माइनस का उसमें और जोड़ देंगे तो 910 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये उस तरह के सवाल है जो पहले से देखे होने जरूरी होते हैं, वरना क्या होगा, ये एग्जाम हॉल में ऑप्शन देख के अपन इसको छोड़ देंगे, वो सही भी होता, यार कौन करे, जब नहीं पता है कोई भी ऐसा अननोन सवाल आ रहा है जिसमें अपन कंफर्टेबल नहीं है, जो अपना सॉल्व किया हुआ नहीं है, तो तुरंत छोड़ना है। इसमें अगर अपन फंस गए तो फिर अपने आते हुए सवाल छूट जाएंगे। एग्जाम हॉल में अपन सिर्फ वही करेंगे जो अपन करा हुआ है, फिर टाइम बचा तो बाकी की चीजें करेंगे।
119। वैसा ही सवाल है लेकिन सीरीज कुछ अलग फॉर्मेट में लिखी हुई है। अब की बार 5 आ रहा है। अब इस वाली सीरीज को अगर देखें तो 5, 55, 555। अब मुझे पता है कि यार इसको 10 के करीब ले जाना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन में भी आपको इसी तरह दिख रहा है 10 की पावर कुछ, और डायरेक्ट मैं ले नहीं जा पा रहा हूँ। तो क्या करें, सबसे पहले 5 को कॉमन निकाल लेंगे उस सम में से। जब आप 5 को कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब जो ब्रैकेट वाला पार्ट बन रहा है, क्या मैं इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ आराम से। यहाँ पे देखें तो 10 माइनस 9, 10 प्लस 1, फिर 100 प्लस 11, तो अभी भी नहीं हो रहा, कंफर्टेबल नहीं आ रहा जैसा नंबर पहले आ रहा था। मुझे पता है यार 9 से वो बन रहा था, अगर मैं इसको किसी तरह से 9 की सीरीज में कन्वर्ट कर लूँ, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 5/9 यहाँ पे कर दो और अंदर हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन। 100 बार लिखा रहेगा 9। अब ये आपने पिछले वाले सवाल में सॉल्व कर लिया था। आगे उसको बस आपको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऑप्शन में 5/9 सब जगह है, ये सॉल्व होकर 10 की पावर दे रहा था 101, इसमें आ रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ना। इस पॉइंट के आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले सवाल में सॉल्व किया था इस चीज़ को। 10 - 1, 10² -1, 10 का क्यूब -1, और फिर वो ऊपर वाले जैसा सॉल्व हो जाता। तो पिछला वाला हिस्सा ये था ब्रैकेट वाला, इसमें 5/9 बस और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल। बॉल को 5000 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया, फेंका गया, और वो बाउंस होती जाती है। तो टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी जब तक वो रुक ना जाए। पहला वाला ऑप्शन तो देखते एलिमिनेट हो गया, 5000 से तो गिर ही रही है, तो उससे कम कैसे हो सकता है। मान लो कि 5000 वाली हाइट ये है, यहाँ से बॉल गिराई, नीचे तक आती, टप्पा खा के फिर ऊपर उठती। कितना ऊपर जाती अब की बार वो, 4/5, 4/5 पिछली हाइट की, तो यहाँ कहीं तक जाती, फिर नीचे गिरती, फिर अगली बार जब टप्पा खा के उठती तो उससे उसका 4/5, फिर नीचे जाती, फिर टप्पा खा के उठती तो फिर कम, फिर इस तरह से। तो उसकी जो हाइट है ओवरऑल वो धीरे धीरे कम होती चली जाती, और हर बार कितने फैक्टर से वो कम होती जा रही है, इस फैक्टर से। तो ये अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। तो आर की जो वैल्यू है वो है अपनी 4/5। ठीक है। अब अब इसमें एक चीज बस ध्यान रखनी है, जब पहली बार गिर रही थी तो सिर्फ नीचे ही गिर रही थी, सिर्फ नीचे आ रही थी। दूसरी बार क्या होगा, टप्पा खा के ऊपर जाएगी और फिर उतना ही नीचे भी आएगी, फिर नीचे आ गई, फिर टप्पा खा के ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। मतलब ये वाले जो डिस्टेंस हैं पहले वाले को छोड़ के, वो दो दो बार अपने को काउंट करने हैं, और पहला वाला सिर्फ एक बार अपने को काउंट करना है। ठीक है।
तो जो पहला वाला है उसको अलग ही लिख लो कि यार 5,000 से गिराया था, तो ये लो तुम 5,000 तो होगा ही होगा, उसके बाद जो भी चीज़ होगी इस पॉइंट से अब मैं कैलकुलेट करूंगा, जो भी हो रहा होगा इस वाले हिस्से में बस अब मैं देखूंगा। तो अपने को पता है आर की वैल्यू 1 से कम है और मुझे समेशन निकालना है, इन्फाइनाइट तक हो जाएगा, तो समेशन का फॉर्मूला क्या होगा इस वाले केस में इन्फाइनाइट के लिए? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। और यहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या लिखूंगा मैं? 5,000 नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि 5,000 तो हाँ एक बार का था, उसको मैंने अलग से लिख दिया है। 4,000, 4/5, 4,000 वाली हाइट, 4,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू है 4/5। ये हो जाता 5 और 1, 5 ऊपर चला जाता, मतलब 20,000। अब ये 20,000 क्या है? एक तरफा डिस्टेंस है, पर अपने को पता है वो जितना नीचे आ रही है उतना ऊपर भी उठ के जा रही है, मतलब इस 20,000 को मुझे डबल करना पड़ेगा, तो 40,000। और इस 40,000 में मैं जोड़ दूंगा पहला वाला 5,000, बस यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि 4/5 वाला रूल कब, वो इसके पहले वाला टप्पा खाने के बाद फॉलो कर रही है, इसलिए इनिशियल जो था वो 4,000 वाले को लेके चला, जो पहला वाला ड्रॉप था उसको अलग से लिख लिया, क्योंकि उसको अपने को दुगना भी नहीं करना है। बाकी ये जो समीशन आ रहा था इसको अपने को दुगना करना है, क्योंकि जितना वो नीचे गिर रही, जितना ऊपर उठ रही उतना ही वापस नीचे भी गिरेगी, इस वजह से।